रेत पर नाम लिखने का क्या फायदा, एक लहर आएगी कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमें कह तो दिया, लेकिन पत्थर पर लिखोगे तो कभी मिटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं। पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर कुल 6 वीडियो के माध्यम से हुए फर्जीवाड़े को मैं प्रदेश के युवाओं के सामने समझाने का प्रयास करूंगा, रखने का प्रयास करूंगा, जिससे इस भर्ती से जो संबंधित साथी नहीं है वो इस बात को समझ पाए कि सिस्टम किस प्रकार से प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ खेलता है। पेपर आउट करना, पेपर आउट का जो दर्द है वो प्रदेश के युवा देख चुके हैं। इसके अलावा भी एक अनसुनी कहानियां हैं, अनसुनी खुलासे हैं, जो इन दिनों पीटीआई भर्ती के माध्यम से आप तमाम साथियों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आप मजबूती से उस चीज़ को जो है फील कर पाओगे, समझ पाओगे कि किस प्रकार सिस्टम में घोटाले होते हैं। आज एपिसोड 1 के माध्यम से मैं पीटीआई भर्ती 2022 के फर्जीवाड़े को लेकर आप तमाम साथियों के बीच में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं मोटी मोटी जो भूमिका है वो आप लोगों तक पहुंचा दूं कि अभी क्या चल रहा है इस पीटीआई भर्ती में और किस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जो बात है हम विभिन्न एपिसोड के माध्यम से करने वाले हैं। ये प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कई सारी जो बातें हैं उसको छोड़ते हुए जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। सरकार से जो इसमें वंचित अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस भर्ती में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है जिसमें आप पुनः सत्यापन करवाने की कृपा करें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार ने कहा था कि हम तमाम जो पिछली भर्तियां हैं उनमें पुनः सत्यापन भी करवाएंगे। कुछ भर्तियों का पुनः सत्यापन हुआ, लेकिन वो जिस जिस दिशा में और जिस तरीके से होना चाहिए था उस दिशा में वो सत्यापन नहीं हुआ। इसलिए अभ्यर्थी जो है उनको जिस प्रकार की उम्मीद थी उस उम्मीद पे सरकार खरा नहीं उतर पाई। इससे पहले की जो पीटीआई भर्ती थी उसमें भी दस्तावेज सत्यापन इस सरकार में 2024 में अक्टूबर के आसपास हुआ ब्लॉक में, लेकिन वो इस प्रकार से हुआ कि अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट थी, 10वीं की मार्कशीट को वापस देखा गया और आपने जो जमा करवा रखी है उसको वापस देखा गया, दोनों को मिलान कर लिया गया और केवल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। इसलिए ये जो सवाल है वो ज़्यादा खड़े होते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों की जो आशा थी वो निराशा में बदली और वो साथी अब पुनः 2022 वाली भर्ती में तो मजबूती से मांग सरकार से करने कर लगातार सरकार से जो है वो मांग कर रहे थे कि सब हमें तो इसमें पुनः सत्यापन देखने को मिलेगा, वो भी किसके नेतृत्व में, या तो कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी के नेतृत्व में। चूंकि एसओजी इसकी बेहतरीन जांच कर रही है, एसओजी के तमाम जो अधिकारी हैं मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको कोटि कोटि दिल की गहराइयों से प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उसके बाद में जब एसओजी ने जैसे जैसे जांच किया तो एसओजी के सामने कहते हैं ना कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो लगता है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। एसओजी ने जांच करने के बाद में शासन सचिव शिक्षा विभाग को एक लेटर लिखा जून 2024 में और ये मांग की कि चूंकि इस भर्ती में अधिकारियों ने मिली भगत की है और जो डॉक्यूमेंट थे उसमें बहुत भारी फर्जीवाड़ा किया है और उस फर्जीवाड़े के माध्यम से जो अभ्यर्थी योग्य ही नहीं थे उनको शारीरिक शिक्षक बनाकर विद्यालय में भेज दिया गया। इसलिए इस भर्ती में तमाम लोगों को पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए आप इस भर्ती में पुनः सत्यापन करवाने की कृपा करें। और उसमें साफ साफ लिखा गया, कई सारी चीज़ें लिखी गई जो संबंधित जो इस भर्ती से अभ्यर्थी थे उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा, उन तक भी वो चीज़ पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी ये प्रकरण माननीय न्यायालय में है, जैसे ही वहां से निर्णय आएगा उसके बाद में ये तथ्य भी मैं आपके सामने रखूंगा। मीडिया के माध्यम से, सत्य बेदड़क के माध्यम से आप तक ये पहुंच भी गया होगा कि वो लेटर क्या था और उसमें वो जो लेटर है वो बहुत कुछ सच्चाई को बयां कर रहा है। उसके बावजूद आज दिनांक तक शिक्षा विभाग इस पर एक्शन नहीं लेता है और पुनः सत्यापन की ओर अग्रसर नहीं होता है तो युवाओं को और ज़्यादा पीड़ा होती है और युवा माननीय न्यायालय में पुनः सत्यापन की को लेकर चले जाते हैं। वहाँ ये प्रकरण अभी लंबित है और वहाँ बहुत अच्छी तरीके से प्रकरण चल रहा है और माननीय न्यायालय से प्रदेश के युवाओं को पूरा भरोसा है कि वहाँ से पुनः सत्यापन होंगे। अब आज से हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आउट के अलावा भी फर्जीवाड़ा होता है। उस एपिसोड फर्स्ट में साथियों हम बात करेंगे आज फर्जीवाड़ा नंबर 1 का। उससे पहले मैं आपके जहन में एक बात और याद दिला दूं कि अभी वर्तमान में 129 ऐसे पीटीआई जो फर्जी तरीके से लगे थे उनको सरकार ने बर्खास्त करने का काम किया है और बर्खास्त करने के साथ ही
मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक ये बात पहुंचाई गई किस प्रकार से इसमें फर्जीवाड़ा हुआ और जो वास्तविक पीड़ा है उसको मैंने पहुंचाने का काम किया है। हमारी टीम ने काम किया है और वहां से ये आश्वासन मिला था कि जो भी बर्खास्त होंगे ना उन तमाम साथियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी और ये होनी चाहिए। साथ में हम तो ये भी मांग करेंगे कि जिन अधिकारियों ने इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था ना उन लोगों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी भी नौकरी जो है जानी चाहिए। साथ में जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी उन पर भी जांच होनी चाहिए और अगर उनकी मिली भगत पाई जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज एपिसोड 1 में मैं बात करूंगा कि फर्जीवाड़ा नंबर 1 का कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो सकता है। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है, उसमें योग्यता में साफ साफ ये चीज मेंशन की जाती है कि ग्रेजुएशन में जिन लोगों के 45% है वही लोग जो पीटीआई का बीपीएड डिप्लोमा है उसमें एडमिशन ले सकते हैं या वही लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल केवल विज्ञप्ति में ही लिखा हुआ था, ये चीज एनसीटी की गाइडलाइन में भी था कि 45% अगर आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप बीपीएड नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य था कि कुछ लोग जो है कुछ दलालों के संपर्क में आते हैं और किन लोगों के वो संपर्क में आए, किस प्रकार किन के कहने पर वो गए, उन लोगों का चेहरा भी सामने आना चाहिए। ऐसे लोगों पर भी जो है उस गाज गिरे। मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर और एसओजी पर कि ऐसे लोग भी इसमें नपेंगे और ऐसे लोग भी जेल में जाएंगे जो आज युवा हितैषी बनकर घूम रहे हैं। इस बात पर मैं ज़्यादा इसलिए जोर दूंगा कि आपको ये लग रहा होगा कि भैया 45% ग्रेजुएशन में नहीं है, इक्के दुक्के लोगों ने तो कर लिया होगा। नहीं साथियों, ये लगभग आंकड़ा 300 प्लस जाने वाला है। ये मैं नाम मात्र का आंकड़ा बता रहा हूं, इससे ज्यादा चला जावे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन 300 प्लस की तो अनुमानित राशि अनुमानित संख्या है कि 300 प्लस का यह आंकड़ा जाने वाला है और ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं और ऐसे लोग इन लोगों को वो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कागज चेक कर रहे थे उन लोगों ने कैसे इनको एलिजिबल कर दिया। पहला सवाल तो उन पर खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है ऐसे लोगों को नियुक्ति कैसे मिल गई, और तीसरा सवाल ऐसा होता है कि इन लोगों को डिग्री कैसे मिल गई। चौथा सवाल खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी ने ये नहीं देखा कि इनके 45% ग्रेजुएशन में नहीं है, हम इनको कैसे डिग्री दें, ये कैसे एडमिशन दे। लेकिन मजे की बात यह है कि हकीकत में उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, उन लोगों ने पैसे दे के डिग्रियां ली है। अगर एडमिशन लेते तो उनका ग्रेजुएशन का मार्क्स चेक होते, लेकिन वो लोग चूंकि उनको पता था कि सिस्टम में बैठे लोग जो है वो इस प्रकार से भी फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। क्या प्रदेश के अन्य युवा बेरोजगारों को यह उम्मीद थी कि इस प्रकार से भी फर्जीवाड़ा हो सकता है? हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, अलग अलग जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ते हैं, हम एक एक चीज को नोटिस करके एक एक चीज को देख के अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, रेगुलर जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग पानी फेर देते हैं, इनकी जांच करने वाले अधिकारी पानी फेर देते हैं। आज ये 300 जो वंचित साथी हैं उनकी जगह ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं। इन लोगों का नाम भी है हमारे पास, इन लोगों की समस्त चीजें भी हमारे पास, किन यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्रियां दी उनका नाम भी हमारे पास। लेकिन माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है, तो वहां से हमें न्याय मिलेगा, उसके बाद में ऐसे लोग नपेंगे। और एसओजी बेहतरीन जांच कर रही है और ऐसे लोगों की जगह केवल जेल में है। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ना केवल इनका स्टेप बाय स्टेप ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, फिर यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ कैसे पहुंचे, आगे कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय है। किन लोगों के आशीर्वाद से ये लोग इस गली को पार करके निकल गए। वरना साहब छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक शपथ पत्र नहीं होता, एक ईमानदार व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है। इसी एपिसोड में मैं एक बात और करूंगा कि एक पब्लिक नोटिस आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और मैं आपको दिखा भी दूंगा। पब्लिक नोटिस था, मैं चूंकि डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं शेयर कर पा रहा हूं कि माननीय न्यायालय में ये प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए मैं आपको केवल और केवल मोटी मोटी बातें आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, ताकि जो इस भर्ती से रिलेटेड नहीं है उस बात को समझ पाए कि पेपर आउट करना ही युवाओं के साथ धोखा नहीं है, उससे ज्यादा धोखा इस प्रकार से भी होता है। पब्लिक नोटिस था, पब्लिक नोटिस से कहता है कि कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं ले सकता, यहां तक कि बीएसटीसी में भी नहीं ले सकता, बीएड में भी नहीं ले सकता और बीपीएड में भी नहीं ले सकता। अब आप कहोगे कि भैया हमारे जानकार हैं जो बीएड में सीधा एडमिशन लेते हैं, जो काउंसलिंग में नंबर नहीं आता। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बैकडोर से उनकी एंट्री करती है, कुछ पैसे ज़्यादा लेगी
और उनका एडिशन कर देगी। लेकिन क्या ये नियमों में है? तो ये नियमों में नहीं है। ये पब्लिक नोटिस है कि बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन फिर प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा होता है और ऐसी शिक्षा के रूप में इस प्रकार से जो संस्था संचालित है वो लोग इनकी से खिलवाड़ करते हैं। और देखिए, एक तो क्योंकि ये मीडिया में खूब नाम आ रखा है इसलिए इनका नाम लेने में मुझे कतई एतराज नहीं है कि एक OPJS यूनिवर्सिटी है जिसकी कई गिरफ्तारी आपने देखी है। कई बार आपने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका सहित विभिन्न मीडिया में सच बेधड़क पेजी, राजस्थान पे, न्यूज 18 पे, फर्स्ट इंडिया पे इनका आप लोगों ने नाम चलते हुए देखा होगा। इन लोगों ने किया क्या है कि बिना काउंसलिंग के एडमिशन दिया गया। 80 क्या आप 100 के आसपास लगा के चलिएगा कि केवल पीटीआई भर्ती में 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बिना काउंसलिंग के एडमिशन ले लिया। और ये OPJS की बात है, एक भूपाल नोबल यूनिवर्सिटी है, उसमें तो ये संख्या 250 से 300 तक जाती है। आप सोचिए, एक स्टूडेंट पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद में उसको अपने जो ब्लॉक है, गांव है, जहां उसका गृह जिला है, उससे दूर दराज में कॉलेजें मिलती है, वहां जाके वो 2 साल रहता है, कंटिन्यू जाता है। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो किस प्रकार से लूटने का काम करती है उससे आप तमाम साथी परिचित हो, क्योंकि मैंने स्वयं ने बीएड की है। और मैं जिस कॉलेज से मैं बीएड करके आया हूँ ना, वो तो आज दिनांक तक लूटने का काम कर रही है। और मैं जहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैंने शिकायत करने की प्रयास नहीं किया, लेकिन उन लोगों के पास पैसों की पावर है। वो लोग आज भी वही काम कर रहे हैं जो आज से 4 साल पहले कर रहे थे। और शिक्षा के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, फैकल्टी के नाम पर वो कल भी जीरो थे, आज भी जीरो है। वो खेतों में कॉलेज संचालित करते हैं और जितनी मर्जी होती है, जिस तरीके से उनको लूटना होता है वो लूटने का काम करते हैं। फिर भी वो रेगुलर विद्यार्थी उस कॉलेज में जाता है और अपना अध्ययन जो है वो करके आता है, क्योंकि उसको डिग्री चाहिए होती है। वो ईमानदार होता है, उसको फर्जी डिग्री नहीं चाहिए होती। लेकिन फिर देखिए कि कुछ ऐसी चीजें हमने सामने आती है कि आप बिना काउंसलिंग के आपने एग्जाम ही नहीं दी, आपने एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं दिया, उसके बावजूद आप एडमिशन लीजिए। और मैं यूं कहूं, मुझे तो ये भी शंका है, जरूरी नहीं है कि ये इन लोगों ने बैक डेट से एडमिशन लिया। सॉरी, बैक डेट कहना तो गलत होगा। इन लोगों ने बिना एंट्रेंस के एडमिशन लिया और यहां पर रेगुलर इन्होंने पढ़ाई भी की होगी। और फिर इन लोगों को भी जांच होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग पास हो जाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करवाने के बाद में आज ये शारीरिक शिक्षक बनकर बैठे हुए हैं। ये था एपिसोड 1, जिसमें आप लोगों तक मैंने पहुंचाने का काम किया है कि पीटीआई भर्ती के बहाने आप इसी चीज को अन्य भर्तियों में जोड़ सकते हो। ऐसी चीजें बीएड में भी होती है और आप लोग चुप रहते हो, आप लोगों को पता होता है, आप शिकायत नहीं कर पाते, इसलिए चीजें ज्यादा बढ़ती है। साहब, किसी को तो आगे आना होगा, किसी को तो इन लोगों का विरोध करना होगा, किसी को तो इन लोगों का इलाज करना होगा। समय लग सकता है क्योंकि ये पावरफुल हैं, इनके पास अथाह पैसा है। अथाह पैसा इसलिए है कि ये लोग 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। उस गरीब स्टूडेंट को ये एक पेज के नाम से लूटने का काम करते हैं। पारदर्शिता नहीं दिखाते हुए, फेल करने के डर से, नंबर नहीं भेजने के डर से उस अभ्यर्थी की भावनाओं से खेलते हैं। और उसके बाद ये लोग जो शिक्षा है उसको धंधा बनाकर काम करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन बोलना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये पीटीआई भर्ती थी 2022 में, जिसमें आप सोचने ये 250 350 के आसपास ये, और साथियों इसमें लगा लीजिए 300 यानी 600 अभ्यर्थियों की मैं बात करूं कि मोटा मोटा 600 अभ्यर्थी तो इस प्रकार से फर्जी तरीके से आज नौकरी कर रहे हैं। 129 लोग 16 महीने से नौकरी कर रहे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब उन पर FIR भी दर्ज होगी और वो जेल की सलाखों में रहेंगे। और जो 16 महीने से सरकार की उन्होंने तनख्वाह उठाई है उसकी भी उनकी वसूली होनी चाहिए। और जिन लोगों ने उनको बढ़ावा दिया है उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस एपिसोड 1 में आप लोगों की आंखें खुली होगी। मैं आप तमाम साथियों से अपील कर रहा हूं, आपके आसपास कोई भी स्कूल हो, विद्यालय हो, कोई कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, BSTC कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसमें आपको लगे कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप हम तक शिकायत दीजिएगा। हम लड़ेंगे सर, जब तक हिम्मत होगी हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे, ताकि आज नहीं तो अगर हम लगातार इनके प्रति मोर्चा खोल कर रखेंगे तो कभी ना कभी तो इन लोगों की आत्मा जगेगी, कभी ना कभी ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस भर्ती में यही तक घोटाला सीमित है। अगले एपिसोड में मैं
अन्य जरिए आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इस भर्ती में अन्य तरीके से घपले हुए हैं। इस भर्ती में कुल मिला के 6 से 7 प्रकार का घोटाला है जो दस्तावेज के समय हुआ है, और कई ऐसे लोग प्रदेश के आपके सामने आएंगे जो आपको चौंकाने वाले चेहरे होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एपिसोड फर्स्ट ये पसंद आया होगा और आपकी आंखें खुली होगी कि किस प्रकार से घोटाला हो रहा है। इसके माध्यम से मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं। हम जब खुद जागरूक होंगे ना, तब ये फर्जीवाड़ा रुकेगा, अन्यथा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहिएगा और किस प्रकार से घोटाला हो जाएगा आप समझ ही नहीं पाओगे। आपके लिए लड़ने वालों को आपको साथ देना होगा। उम्मीद करता हूं तमाम साथी जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने तमाम साथियों तक बताएंगे, ताकि अगर एक भी कॉलेज वाला जो डोनेशन लेता है, एक भी स्कूल वाला जो बच्चों को परेशान करता है, उसका इलाज हो सके, तो ये आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए बेहतर कदम होगा। धन्यवाद साथियों।